हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक तो जो दो टॉपिक्स हमने किए हैं वो दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया हो जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, या फिर वो हमारे क्वाड्रोपोल मूवमेंट आया हो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज रह गई थी कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल जो मैंने आपको करवाया था, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट, इसमें आपको एक चीज पता चली थी, ये सिमेट्री। चलो छोड़ो, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट जो था वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता था, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता था। छोटा सा एक दो पॉइंट्स रह गए आपको बताने डेरिवेशन यानी थ्योरी में, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता था, मींस शेप ऑफ न्यूक्लियस को भी बता रहा था। जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे ही शेप ऑफ न्यूक्लियाई होगी, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, नाभिक की शेप प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा था। कैसे, वो आपने देखा था कि अगर जो 3z² था वो ग्रेटर देन r² हो या 3z² इज लेस देन r² हो, उस हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर बदल रही थी। क्वाड्रोपोल मूवमेंट को मैंने q से शो किया था, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, q यानी कि चार्ज 3z² माइनस r²। ये जो क्वांटिटी है, अगर चार्ज इनटू दिस क्वांटिटी हो उसी को ही क्वाड्रोपोल मूवमेंट बोलते हैं। अगर चार्ज इनटू डिस्टेंस होती तो वो डायपोल बन जाता, तो चार्ज इनटू दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस, ये है तो एक डिस्टेंस ही, उसको बोलते हैं क्वाड्रोपोल मूवमेंट, मतलब डिस्टेंस की स्क्वायर, क्योंकि 3z² 3r² दोनों डिस्टेंस और दोनों का स्क्वायर है। तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये किस टाइप का, अगर क्वाड्रोपोल मूवमेंट स्ट्रक्चर में या पिक्चर में आया ही क्यों, क्वाड्रोपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ना आया ही क्यों, उसका रीजन ये है कि ये सिमेट्री नहीं असिमेट्री ऑफ चार्ज को शो करता है, ये असिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। कैसे असिमेट्रिकल, कैसे, अगर सिमेट्री हो मतलब सममितता बनी हुई है, SYM मैं लिखती हूँ, अगर सममितता बनी हुई है तो शेप तो मुझे पता है हमेशा स्फेरिकल होगी, जो हम हमेशा मानते आ रहे हैं। लेकिन अगर सिमेट्री डिस्टर्ब होती है, यानी कि 3z² इज इक्वल्स टू r² बनता है, तब तो शेप स्फेरिकल ही रहेगी, यानी कि सिमेट्री के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं आया। जैसा शेप होना चाहिए न्यूक्लियाई का वैसी ही शेप चलती आ रही है। लेकिन जहां पर सिमेट्री डिस्टर्ब होती है इन दोनों केसेस में, वहां पर हमारे पास आता है क्वाड्रोपोल मूवमेंट। तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट एक असिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को दिखाता है न्यूक्लियस की। छोटे क्वेश्चंस में आपके पास आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस, तो वहां पे आप लिखोगे कि वो असममितता को बताता है। दूसरी चीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि नाभिक के अंदर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, अब चार्ज तो नाभिक के अंदर ही होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो रदरफोर्ड भी क्लियर कर चुका है, और शेप ऑफ न्यूक्लियाई को डिफाइन करता है। तीसरी चीज, इसको क्वाड्रोपोल मूवमेंट को मेजर करने की एक अलग यूनिट होती है जिसको बोला जाता है बार्न, ठीक है, BARN, ठीक है। और 1 बार्न की वैल्यू होती है 10⁻⁻27 मीटर, ठीक है। क्या होता है ये 1 बार्न, ये यूनिट है 10⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना तो -2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये चीज देख लो, ये वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता कि क्वाड्रोपोल मूवमेंट की यूनिट बताओ, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि इसको एक स्पेशल यूनिट से डिफाइन करते हैं, बार्न से, ठीक है। तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट कंप्लीट होता है, अपने नया टॉपिक करते हैं। अब देखो, अपने को पता है मैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस करवाऊंगी, अब पैरिटी आएगी जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट आपने देखा होगा एंगुलर मोमेंटम आया होगा पेपर में आपके कई बार। तो ये चीजें आज में वो बेसिक टॉपिक्स को करेंगे जो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, या उससे पहले अपने देखते हैं कि किसी भी नाभिक को, किसी भी एटम को शो करते हैं इस तरीके से, XZA, जहां X क्या होता है, केमिकल सिंबल, मतलब अपने अभी देखते हैं। A क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वैसे होता ही यही है, लेकिन इसको A को बोला जाता है मास नंबर, ठीक है, और Z को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। कैसे केमिकल सिंबल, जैसे H12, ऑक्सीजन 8 16, कार्बन
12। मतलब ये X की जगह जो चीज आ रही है वो उसके केमिकल सिंबल को बता रहा है, C यानी कार्बन, X यानी कि केमिकल सिंबल। अब देखो वहां पे जो 6 लिखा हुआ है कार्बन 6 12, ये 6 किस चीज को डिफाइन कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर किस चीज को दिखाते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन 6 12 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो मुझे पता है 6। अब ये A किसको दिखा रहा है? मास नंबर को दिखा रहा है, यानी कि कार्बन का मास नंबर A कितना है? 12। मास नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक के अंदर यही दो चीजें होती है ना, तो अगर मैं इसके अंदर मेरे को पता चले न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं? 12। यहाँ से प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 6 ऑलरेडी पता है हमें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 6। तो ये तो होता है एक्स को डिफाइन करने का तरीका। उसके बाद हमारे पास काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई को फाइंड आउट करो, या एक रिलेशन जो होता है बहुत बार यूज करते हैं, R = R0 A की पावर 1/3। ये बहुत बार आप न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करोगे, ये रिलेशन पेपर में आपको फाइंड आउट करवाती हूँ। तो अपने आगे चलते हैं। काफी सारी प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, जैसे आइसोटोप। आइसोटोप को हिंदी में बोला जाता है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जब आपसे आइसोटोप पूछा जाए उसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो? सेम हो किन्हीं दो एटम्स में। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो तो उनको क्या बोला जाएगा? आइसोटोप बोला जाएगा। जैसे कि H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसके एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास आइसोबारिक, समभारिक। मतलब क्या हुआ इसका? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम हो। ठीक है, अगर किन्हीं दो एटम्स के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है तो उनको समभारिक बोलेंगे। और उसके बाद आता है आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक नाम से क्लियर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब N+P सेम हो तो उनको बोलेंगे समभारिक। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो तो उनको बोलेंगे समस्थानिक। सब न्यूट्रॉनिक किसे बोलेंगे? जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे C614 या कुछ भी ऐसा जो एग्जांपल होता है N714, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनके अंदर सेम हो जाए तो वो चीज होगी। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशन सब अपने करते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक, उससे पहले करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मास कैसे होता है? देखो नाभिक मुझे पता है, जैसे जितना अपने एग्जांपल से देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रूम, उसके अंदर एक छोटी सी पेन की निब, उतना सा साइज एक न्यूक्लियस का होता है। अगर इतना बड़ा एटम हो तो मतलब नाभिक तो हमें, जैसा रदरफोर्ड ने भी बताया, 10⁻⁻15 मीटर रेडियस वाला कुछ नाभिक होता है, यानी फर्मी की रेंज के होते हैं नाभिक की रेडियस। अगर फर्मी की रेंज की है तो जो डायामीटर होता है वो उसका डबल हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब नाभिक का साइज बहुत कम है। इतने कम साइज वाले किसी नाभिक को मेजर करने के लिए हम केजीज को तो यूज नहीं कर सकते, यानी किलोग्राम, जिसको हम करते आ रहे किलोग्राम या ग्राम को। इसीलिए मास ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक के मास को दिखाने के लिए एक नई यूनिट ली जाती है। वो नई यूनिट होती है AMU, या इसको स्मॉल a से शो करते हैं। इस AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि किसी एटम का मास बताने के लिए जिस यूनिट को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको या तो AMU से लिखा आता है या A से लिखा आता होता है। ठीक है, और इस 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? ये फिक्स रहती है, मास ऑफ C612/12। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। AMU होता क्या? मास ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने हमें बताया कि किसी भी एटम का टोटल मास उसके न्यूक्लियस में सेंटर होता है। जिस तरीके से सारा का सारा चार्ज उसके केंद्र में केंद्रित होता है, उसी तरीके से सारा का सारा जो मास है वो भी केंद्र में केंद्रित ही होगा। ठीक है, अब सारा का सारा मास इस केंद्र में केंद्रित हो रहा है, और हम ऑलरेडी बोलते जा रहे हैं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने भी बताया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी।
किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, साथ साथ अपने अक्ष के अनुदिश भी चक्कर लगाते रहते हैं। ये चीजें हम बार बार बोलते आ रहे हैं। तो अगर मास इसका इतना कम है तो जो हम किलोग्राम यानी कि केजी या ग्राम को हम यूज कर रहे थे वो अब नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एक हैवी क्वांटिटीज को दिखा सकता है। तो इसके लिए इतनी कम अमाउंट वाले मास वाले किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम एएमयू का यूज करते हैं, जिसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं या एएमयू भी बोलते हैं। उस एएमयू की वैल्यू फिक्स होती है, उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ कार्बन अपॉन 12 और इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है, वो वैल्यू आती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीजें, ये पूछा जा सकता है। 1.67 इंटू 10⁻27 kg। 27 मैं साइड पे लिख रही हूँ, आपको शायद विजिबल ना हो, या हम ये सारी क्वांटिटी ही इधर लिख लेते हैं। 1 AMU, ये चीज आपके एग्जाम में आ सकता है। मास ऑफ C612 अपॉन 12, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब देखो, एक तो ये 1 AMU की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, दूसरा आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, अगर किसी न्यूक्लियस का मास, किसी नाभिक का मास 1 AMU हो तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि अपने को पता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, अगर अपने ने बोल ही दिया तो उसको देखते हैं कि देखो नाभिक जो होते हैं ना, एटम जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल ही होते हैं, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस अगर हमने एक ले लिया, एक एटम ले लिया, तो वो कई सालों तक वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर एटम ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, रेडियो एक्टिव तत्व हो, तो उन तत्वों की खासियत होती है कि ये अपने आप में से लगातार अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को रिलीज करते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत हजारों करोड़ों सालों के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई नाभिक रेडियो एक्टिव नहीं है ना, तो वो वैसा का वैसा ही, चाहे कितने ही साल रख लो, चाहे करोड़ों साल रख लो, उस न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये न्यूक्लियस की खासियत होती है। अब देखो काफी सारी रिएक्शंस हुई होती हैं, जैसे कि आपने, जैसे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको आगे ये सब चीजें करवाऊंगी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, यूरेनियम का विखंडन, बॉम्ब बनाना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, ये सारे के सारे आपके टॉपिक आएंगे, तब मैं आपको प्रॉपर वे से करवाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि 1 AMU से कितनी एनर्जी रिलीज होती है मुझे वो बताना है। तो नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन या यूरेनियम से जो बॉम्ब बनते हैं, ये सारे की सारी चीजें दर्शाते हैं, ये सब ये चीज बताते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस का मास है तो मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। जो आइंस्टीन ने बोला, आइंस्टीन ने क्या दिया, E = mc²। इसका मतलब क्या होता है, पहले चलो ये लिखते हैं, एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 AMU ब्रैकेट में मास ऑफ एटम या न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने एनर्जी रिलीज क्यों निकाली, और ये वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में हर जगह पे यूज होएगी ये वैल्यू। तो आपको आइंस्टीन का रिलेशन पता है, E = mc²। ये क्या होता है, एनर्जी मास रिलेशन। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध ये चीज बताता है कि मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। ठीक है, कैसे मास को ऊर्जा में बदला जा सकता है, कैसे। बेस्ट एग्जांपल, सूटेबल एग्जांपल, एक लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं ना, तो लकड़ी का मास क्या है, मान लो कि पहले आप लोगों ने क्या ली, इतनी बड़ी लकड़ी ली है, ठीक है, अब इसका कुछ मास है, ठीक है, मान लिए कि ये 1 kg की है लकड़ी, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप जलाओगे, लकड़ी को आपने जलाना शुरू किया, हीट मिली यानी कि एनर्जी मिली और मास क्या हुआ, अब इसका 1 kg से कुछ वैल्यू घटेगी। मैंने मान लिया मास कितना रह गया, ½ kg रह गया। तो मास किसमें कन्वर्ट हुआ, वो ½ kg मास, जो आधा किलो मास खत्म हुआ वो किसमें कन्वर्ट हुआ, इसी हीट में कन्वर्ट हुआ। हीट मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यही आइंस्टीन मास रिलेशनशिप होता है कि मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी, मास को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख लो कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी। अब इस केस में मैंने क्या बोला, 1 AMU से रिलीज्ड एनर्जी, ठीक है। अगर मास मिनिमम टू मिनिमम 1 AMU हो किसी एटम का, तो 1 AMU वाला कोई परमाणु कितनी ऊर्जा रिलीज कर सकता है, इतनी हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए इनका यूज, न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज बॉम्ब बनाने में किया जाता है। कैसे करेंगे वो आगे आएगा, आपको पता चलेगा तब। तो मैंने क्या ले लिया, एनर्जी E है, ठीक है।
1 AMU का मास मुझे पता है, अगर 1 AMU हो किसी एटम की वैल्यू तो उसका मास कितना आएगा, 1.67 into 10⁻⁻27, ये केजी में है, ठीक है मैंने केजी लिख दिया। देखो 27 ये दिखाता है कि मास कितना कम है ना, कम ही है ना, -27 10⁻⁻27 इतना कम मास हुआ, इंटू c² था तो c की वैल्यू मुझे पता है, स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ स्क्वायर, c² है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एम्पर लिख दिया। तो इस एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.67 into 10⁻⁻27 into 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 जूल कर दो, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 9 into 1.67 into 10⁻11 जूल बनी, है ना। अब इसी एनर्जी को मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलती हूँ जूल को। तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 into 10⁻19 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें बदली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाती है। तो 10⁻19 और इस सबको सॉल्व करके E की वैल्यू आती है 931.5 into 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू हम कितनी लिखते हैं, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ को मेगा में लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1 AMU अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान इतना ज्यादा कम हो, सिर्फ 1 AMU के बराबर हो, सिर्फ और सिर्फ 1 AMU, स्मॉलेस्ट यूनिट ले रही हूं मैं 1 AMU, तो वो भी 931.5 into 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है जो भी करवाऊंगी। नाभिक की त्रिज्या, अब नाभिक की त्रिज्या आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर रिलेशन आता है वो रिलेशन हम बहुत बार यूज करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि उल्टा हो गया, ZA, यहाँ पे A क्या होता है, मास नंबर होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मुझे पता है अगर किसी एटम के लिए A की वैल्यू बढ़ेगी, किसी भी न्यूक्लियस के लिए, किसी नाभिक के लिए A की वैल्यू बढ़ेगी तो सिंपल है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। किसी एक नाभिक के अंदर तो मान लो 5 ही न्यूक्लियॉन पड़े, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पड़े, किसी में 50 पड़े हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, किसी नाभिक के अंदर 100 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पड़े। तो जितने ज्यादा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होता क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड, जितना स्पेस कोई चीज घेरती है उसी को उसका आयतन बोला जाता है ना। तो एक चीज हमें पता चली, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते हैं, A की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ये चीज तो क्लियर है ना। किसी नाभिक के अंदर 5 न्यूक्लियॉन है, ठीक है, तो ये 5 है मान लो, इन 5 ने तो इतना सा स्पेस लिया। किसी के अंदर 50 है तो इसकी कंपैरिजन में तो उसका वॉल्यूम कुछ ज्यादा होगा। किसी के अंदर 1000 है तो इसकी कंपैरिजन में और बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो, अगर मास बढ़ता है, मास नंबर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू A कर दूं। A क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लूं तो मतलब टोटल बात आ गई। मैं सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसके बाद भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, तो वो चीज़ अपने नहीं देख सकते, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली कि V इज प्रोपोर्शनल टू A। अगर V के प्रोपोर्शनल है तो मैं एक बेसिक चीज़ हम लेते हैं, वो क्या होता है, हम शेप ऑफ न्यूक्लियाई लेते हैं। वो कितनी लेते हैं, शेप कैसी लेते हैं, स्फेरिकली लेते हैं। अगर मैं स्फेरिकल शेप ले रही हूँ तो मुझे स्फीयर का वॉल्यूम पता हो कितना होता है, 4/3 r³। अगर r क्या और रेडियस हो, मुझे ये चीज निकालनी है। तो मतलब अगर मेरे पास कोई नाभिक है जिसका आयतन क्या है, V है, मुझे V प्रोपोर्शनल टू A पता है। ये रिलेशन कैसे पता चला, मैंने अभी बताया। अगर V A के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/3 पाई r³ इज प्रोपोर्शनल टू A होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम की वैल्यू रख दी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 4/3 पाई r³ इज इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आता है ना वो ये होता है r0³, ठीक है, वो भी वॉल्यूम के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है, इनटू A। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक की वैल्यू आती है 4/3 पाई r0³। तो मुझे एक चीज पता चली, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो r³ कितनी आई, r0³ इंटू A। यहाँ से ये आ गई तो मुझे r की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है, इसकी पावर 1/3 कर दो तो कितनी आएगी, r0³
और a की पावर 1/3। अब मैं इसको अगर सोल्व करूं तो मेरे पास पता मुझे r की वैल्यू क्या आएगी, r0 क्यूब टू 3 कैंसल, a की पावर 1/3। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, 2 नंबर के लिए आपके पेपर में आ सकता है। कैसे किया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a, 4/3 पाई r की क्यूब प्रोपोर्शनल टू a, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है ये। तो यहाँ से अगर जो चीज़ कैंसिल आउट होती थी वो कैंसिल करने के बाद r0 की वैल्यू आती है ऐसे, और उसको मैंने पावर हटाई, सोल्व किया थोड़ा सा, तो r की वैल्यू है ये। अब अपने करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक का घनत्व। ये सब चीजें आपके लिए 2-2 नंबर में आ सकती हैं, और मैं इसलिए करवा रही हूँ आपको ये चीजें। इसका रीजन ये है कि जब मैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और आगे वाले टॉपिक्स में जहाँ पे भी जो चीजें हम करेंगे ना, जैसे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको इन सब छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें तब बार बार, और हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी ई की इस वैल्यू की, 1 AMU की इस वैल्यू की बार बार जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं ये सब चीजें आपको करवा रही हूँ। उसको टाइम ऑफ वेस्ट मत समझना कि बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं हम अपना टाइम ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ के, तो ये आप आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर करते हैं। मैंने मान लिया कि मास डेंसिटी क्या होती है, मैंने मान लिया कि नाभिक की डेंसिटी रो है, ठीक है। तो मुझे घनत्व की वैल्यू पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होगा, है ना। यही होता है ना घनत्व, क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर द्रव्यमान को द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं। अगर मुझे नंबर डेंसिटी निकालनी है प्रति एकांक आयतन पर कणों की संख्या को संख्या घनत्व बोलेंगे। तो जिस टाइप की डेंसिटी उस टाइप का आगे चीज आती है। मुझे न्यूक्लियाई की डेंसिटी चाहिए, तो मैंने लिख दिया न्यूक्लियाई या मास ऑफ न्यूक्लियाई लिख देते हैं, नाभिक का द्रव्यमान बटा में नाभिक का आयतन। तो मुझे नाभिक का द्रव्यमान नहीं पता, मैं तो इन जनरल बात कर रही हूँ। मुझे नाभिक का द्रव्यमान एक चीज से पता चल सकता है, XZA। तो कितना मास है किसी नाभिक का, अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे उसका मास नंबर पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता हो कि उस उस परमाणु के नाभिक के अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर मुझे उसके अंदर 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है, तो मुझे अगर 10 पता है तो मैं उसका न्यूक्लियाई का मास निकाल सकती हूँ। अगर मुझे प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों, यही इसका मास के अंदर कंट्रीब्यूशन देंगे ना किसी नाभिक के। ओनली एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, लेकिन नाभिक की बात कर रही हूँ, तो मतलब मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। मास ऑफ न्यूक्लियर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि जितने नंबर ऑफ मास ए होगा इनटू AMU आएगा, है ना। मैंने अभी बताया ना कि हम किसको यूज करते हैं, AMU को यूज करते हैं मास बताने के लिए, किसी का भी मास बताने के लिए। तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता क्या है, तो मैंने A इंटू AMU लिख दिया कि A नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गए इंटू AMU, जो भी आएगी वो AMU में उसकी वैल्यू आएगी। वॉल्यूम मुझे एक चीज पता है कि वो कितनी होती है, 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। अगर r रेडियस हो तो यहाँ से मुझे 1 AMU की वैल्यू भी पता है। A को मैं एज इट इज पढ़ा लग देती हूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने भी हो वो तो आएंगे मास के अंदर, लेकिन वो आएगा किसके अंदर, AMU के अंदर आएगा। और 1 AMU की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं 1 AMU की वैल्यू रख देती हूँ 1.67 इंटू 10⁻27। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अभी लिखाया मैंने, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10⁻27। किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ 1 AMU की। मैंने AMU इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इतना पता है जितना भी मैं मास निकालूंगी, इतनी छोटी सी क्वांटिटी, इतनी छोटी सी किसी ऑब्जेक्ट के मास को मैं केजी में नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम AMU को यूज कर रहे हैं। मास ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो हम इस यूनिवर्सल या स्टैंडर्ड यूनिट की ही बात करेंगे, वहां पे हम AMU के साथ ही अपने डील करते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 AMU की वैल्यू रख दी, केजीज में है ना, तो केजी 4, ये जो 3 था मैंने ऊपर भेज दिया, ये वाला 3, ठीक है। पाई एज इट इज मेरे पास पड़ा है, या पाई की आप वैल्यू रख दो 3.14 मैंने वैल्यू रख दी इंटू r का मैं एक रिलेशन निकाल चुकी हूँ कि मेरा a हट जाए, वो कितनी है r0 a की पावर 1/3, है ना। तो मैं वो वैल्यू रख देती हूँ r0 a की पावर 1/3, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अभी अपना नहीं निकालना है की क्यूब, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बतानी रहेगी, ये जो r0 होता है ना, इस r0 की वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट है सारी चीजें, तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। वो 1.2 से 1.5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होते हैं, या ऐसे लिख सकते हो 1.2 टू 1.5 फर्मी मीटर के इक्वल आते हैं इस r0 की वैल्यू। r0 की वैल्यू
हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, इसकी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो जब अपने पुट करेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। मेरे पास ये चीज आ गई, मैंने सिर्फ r की वैल्यू रखी है, जो मैंने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया r0 e की पावर 1/3। ये चीज मैं यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लूँ, ठीक है, ये चीज को इरेज कर लूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसके अंदर के लिए। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आई है, a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन इंटू में 3 भी रह गया ना, ये वाला 3 इंटू 3 अपॉन 4 गुना 3.14 जो मैंने पाई की वैल्यू रखी है गुना, इसके अंदर मैं पावर को सोल्व करूंगी तो r0 की क्यूब a की 1/3 और 3 पड़ा है तो 3 to 3 कैंसिल, a कट गया। तो रो की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से जो भी आएगी रो की वैल्यू फिक्स आती है, उसकी वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर की क्यूब, ये वैल्यू आती है, ठीक है, डेंसिटी की। r की क्यूब होने के कारण यहाँ पे मीटर क्यूब होगा, रेडियस मीटर में आएगी और kg हमारा यहाँ पे ऑलरेडी चलता जा रहा था इसलिए यूनिट बनी। रो की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट याद रख लो, अगर सोल्व करना है तो सोल्व भी कर लो। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻15 रखोगे r0 की वैल्यू तो ऊपर जाएगी तो वो प्लस में चली जाएगी, रो की वैल्यू फिक्स आती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये पता चलता है कि नाभिक का आकार चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन चाहे उसके अंदर 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, नाभिक की डेंसिटी हमेशा बहुत हाई आती है। वो चीज के शो करें 10 की पावर 17 बता रही है कि किसी भी नाभिक की घनत्व वो बहुत ज्यादा होता है। तो 2 नंबर में ये भी आ सकते हैं। अब अपने नया टॉपिक करते हैं, वो करते हैं पैरिटी। ये बहुत बार आया हुआ आपके पेपर में, इसको हिंदी में बोलते हैं समता। आपको या तो पेपर में समता या पैरिटी भी लिखा हुआ आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अब मुझे पता है एक एटम सेंटर में न्यूक्लियाई, फिर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करते हुए, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज पता है कि अगर मुझे इस एटम के अंदर पैरिटी होती है कि एक न्यूक्लियस की बस एक खासियत है, प्रॉपर्टी है, किस तरीके से उसको यूज करते हैं आपको वो बता रही हूँ। देखो मुझे पता है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज आपको पता है कि अगर आपको क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना है कि वो कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे मुझे इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को बताना है, इलेक्ट्रॉन की क्या बताना है, पोजीशन बतानी है कि वो किस जगह पे पड़े हैं। तो उसको बताने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, वो है उसका वेव फंक्शन साइन। अब इलेक्ट्रॉन है, एटम जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 1D तो है ही नहीं। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए मुझे उसका तरंग फलन निकाल लूं, तो तरंग फलन किसका फंक्शन आएगा, x y z का। उनके में पोजीशन निकालनी है, इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन किसी में भी मोशन कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, किसी परमाणु में वृत्ताकार कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन क्या आएगा, ये वेव फंक्शन यूज क्यों किया, क्योंकि वो डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन पड़ा कहाँ है। एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं बताएगा, जैसे मैं क्वांटम मैकेनिक्स में भी बता रही थी, वो सिर्फ ये बताएगा कि यहाँ पर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये हो सकती है। सही में कभी ये पोजीशन ही बताएगा कि एट पर्टिकुलर दिस टाइम इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा है, ऐसा कभी नहीं बताएगा। पैरिटी होती क्या, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वेव फंक्शन ये साई x, y, z। अब ये जो x, y और z है इनको इनवर्स स्पेस में बदल दो, प्रतिलोम आकाश में बदलो। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स स्पेस नाम से पता चल गया होगा, जहां पे वो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है उसको मैं -x में ले लूं, मतलब जिसकी बात कर रहा है उसके जस्ट उल्टा चले जाए, प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है तो -x में ले लूं, y डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको उसके इनवर्स स्पेस में बदलने के लिए -y में, z डायरेक्शन में उसके इनवर्स स्पेस में बदलने के लिए -z में कन्वर्ट कर दूं। अगर ऐसा करने के बाद, देखो मैं आगे क्या बोल रही हूँ, अगर ऐसा करने के बाद साई x, y, z वेव फंक्शन किसके इक्वल आ जाए, या तो साई -x -y -z, मतलब जो वेव फंक्शन साई था वो इनवर्स स्पेस में भी उसी वेव फंक्शन साई के इक्वल आ जाए, या फिर वो इस तरीके से इक्वल आए, साई x, y, z माइनस साई -x, -y, -z के इक्वल आ जाए। मतलब या तो वेव फंक्शन साई को जिस हम स्पेस में ले रहे थे उसके कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्स कर दे,
इनवर्स में उसकी वैल्यू या तो साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के इक्वल आ जाए, या वो किसी माइनस से मल्टीप्लाई होके आ जाए। तो ऐसे वेव फंक्शंस को बोलते हैं पैरिटी बोलते हैं। इस खासियत को बोला जाता है पैरिटी या समता। अगर हम पैरिटी की वैल्यू देखें ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पैरिटी क्या एक ऑपरेटर की तरह काम कर रही है कि साई एक्स वाई जेड है। इसको क्या किया मैंने, जब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इस तरीके से आ रही है, प्लस माइनस साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के इक्वल है। ये है ना, एक पर प्लस और एक पर माइनस, तो मैंने वो लगा दिया। यानी कि किसी भी वेव फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स को मैं इनवर्स स्पेस में कन्वर्ट कर दूं, किसी भी तरंग फलन के निर्देशांकों को मैं प्रतिलोमित आकाश में बदल दूं, जैसे x को माइनस एक्स में, y को माइनस वाई में, z को माइनस जेड में बदल दूं, तो तरंग फलन साई की वैल्यू या तो इस तरीके से है पॉजिटिव वैसा का वैसे आ जाए सेम क्वांटिटी, या वो इस तरीके से आ जाए माइनस में। मतलब इन जनरल में बात करूं तो साई एक्स को वाई को जेड को इनवर्स स्पेस में बदलने पर प्लस माइनस साई की वैल्यू आ रही है। मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है जिसको मैं बोलती हूँ, इसी को बोला जाता है पैरिटी, इसी को बोला जाता है पैरिटी। इसको पी स्क्वायर से शो किया जाता है जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल आती है। तो पैरिटी होता क्या, एक तरीके से आइगन वैल्यू होती है। जैसे कि आपने ऑपरेटर पढ़े हुए हैं, किसी वेव फंक्शन साई पे मैंने कोई पी ऑपरेटर अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, या इसको सही तौर के लिखते हैं जैसे कि ये पी क्या ऑपरेटर को तो मैं कैप से शो कर रही थी ना पहले भी। पी ऑपरेटर को क्या किया, किसी वेव फंक्शन साई पे बदला। ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस होती हैं जो किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद उस वेव फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है। या तो हो सकता है वो 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाए, या पूरा का पूरा वेव फंक्शन ही बदल के आ जाए। कैसे आया ये आपको मैं क्वांटम मैकेनिक्स में बता चुकी हूँ। तो वेव फंक्शन साई पे जैसे ही किसी पी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस साई माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड के इक्वल है। तो मतलब वेव फंक्शन के ऊपर किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराने के बाद उसकी वैल्यू प्लस माइनस के इक्वल है। यानी कि पैरिटी पी की वैल्यू क्या आती है, पी स्क्वायर की प्लस माइनस 1 की वैल्यू के बराबर आता है। पी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि दो रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। तो पैरिटी में आपको थ्योरी में सारी यही चीजें लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए ये वेव फंक्शन उसको इनवर्स स्पेस में बदले, या तो वो इस तरीके से आए या इस तरीके से आए। इन जनरल वेव फंक्शन साई के ऊपर साई की को इनवर्स स्पेस में बदलने के बाद ये इक्वेशन हमें मिले। मतलब पी स्क्वायर, यहाँ पे कोई आइगन वैल्यू है जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। मैं पी स्क्वायर लेने का रीजन ये है क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। अगर सिर्फ पी लेती तो दो वैल्यूज ना आ पाती, जितनी स्क्वायर होती है जितने पावर होते हैं उतने ही रूट्स आते होते हैं। तो पैरिटी कंप्लीट होता है, रेडियस भी कंप्लीट हुआ, आपका डेंसिटी भी कंप्लीट हुआ, और एएमयू की वैल्यूज भी कंप्लीट हुई और एनर्जी की वैल्यू भी कंप्लीट हुई। ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल के लिए एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा बेसिक्स में, जो होगा उस टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। तो वो हम कल करेंगे, सारी थ्योरी आज नहीं करेंगे। कल साथ में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। आज वाला जितना भी काम किया है इनमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा। और ये चीज यानी कि एनर्जी की ये वैल्यू और ये रिलेशन तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आने वाले हर चैप्टर में यूज करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।